डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब तक अपन पढ़ रहे थे अवकलन, और उसमें अपन ने अवकलन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि द्वितीय क्रम के अवकलज पे अपन चल रहे थे, जिसमें अपन ने प्रूव करना भी सीखा था और बिना प्रूव किए भी अपन ने सवाल क्वेश्चन किए थे। तो अब अपने पास जैसे क्वेश्चन नंबर अपन 12 तक लगभग उसमें कर चुके हैं, उससे आगे हो सकता है आप लोगों ने कोशिश की हो और नहीं की है तो फिर करने की कोशिश करो बिना देखे, और उसके बाद में फिर आप वीडियो देखो जिससे भाई अपन कितना सीख गए हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने कर लिया था, उससे आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि यदि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x तो दर्शाइए कि सिद्ध करवा रहा है अपन से भाई x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से, अपने पास इसमें dy/dx या d2y/dx² नहीं दे रहा, वो क्या दिया है y2 y1 और y। तो मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूं, अपन ने जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे कि अपने पास dy/dx को अपन y1 भी लिख सकते हैं, y' भी लिख सकते हैं और f' भी लिख सकते हैं, यदि उसमें अपने पास सेकंड ऑर्डर में d2y/dx² या फिर y2 या y" या f'। तो यहाँ पे y2 और y1 के रूप में बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंबल का फर्क है। किसका? सिंबल का। जैसे अपन y का अवकलन वैसे करते हैं जब, तो उसको अपन dy/dx लिख देते हैं जब अपने को वो कुछ भी प्रूव नहीं करवाता है या ऐसे ही पूछता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। लेकिन जब अपने को प्रूव करवा रहा है तो y का x के सापेक्ष अवकलन, इसको अपन y1 भी लिख सकते हैं और y' भी लिख सकते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन। और ये dy/dx तो लिखते ही आ रहे हैं अपन अब तक। अब चूंकि अपने पास क्वेश्चन में y1 और y2 के रूप में वैल्यू दी गई है, इसलिए अब अपन जो इनके अवकलन होंगे y के, उनको y1 और y2 में लिखेंगे, बस और कुछ नहीं है। बाकी सारा प्रोसीजर वही है पुराना, नया कुछ भी नहीं है। तो देखो y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो अब चूंकि अपने पास, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब y अपन सिद्ध करवाता dy/dx तो dy/dx लिखते हैं। अब चूंकि y1 y2 तो y का अवकलन y1 होगा भाई, एक बार अवकलन 3। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, इसको पढ़ोगे आप cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, लेकिन यहां आप देख रहे हो ये log x है, तो log x का और करना पड़ेगा 1/x। ध्यान से देखना, cos x का करा, क्या किया, माइनस sin x, और फिर ये log x है, log x का यहाँ पे d/dx log x लिखेंगे, चूंकि अभी सवाल बड़े होते जा रहे हैं तो आपको यहां से आगे डायरेक्ट करना सीखो। तो log x का अवकलन 1/x। ऐसे ही 4 कांस्टेंट है, sin log x, तो इसको sin x पढ़ोगे, sin x का क्या हो जाएगा, cos log x, और फिर log x का करोगे तो 1/x। देखो ध्यान से, यानी कि y1
इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और दोनों में x एलसीएम आ रहा है भाई। देखो ध्यान से, x इसमें इसके नीचे भी है, x इसके नीचे भी है, तो दोनों में x क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ध्यान से देखो। अब क्या करें अपन x का, क्योंकि वैसे तो अब अवकलन करेंगे तो भाग वाली विधि अपनानी पड़ेगी, लेकिन भाग वाली विधि अपनाओगे आप इसमें देखो तो अपने को परेशानी पैदा कर जाएगी, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका इससे वज्र गुणा कर देते हैं x का y1 से। तो x y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। अब अगेन, क्योंकि अपने पास जो सिद्ध करवा रहा है उसमें y2 आ रहा है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये दो फलन है x और y1 सॉरी x और y1, और दो फलनों का गुणा वाली विधि से x y1 का y2 प्लस y1 x का करोगे तो 1। अब आप सोचोगे सर अब अपन d/dx, क्योंकि अपने पास सवाल ऑलरेडी बड़े हैं इसलिए वो d/dx और वो पहले अपन ने जब स्टार्टिंग में सीखा था तब लगाए थे। अब आप डायरेक्ट करो, x y1 का अवकलन y2 प्लस y1 x का करोगे तो 1 इज इक्वल टू -3। ये देखो, इसको sin x पढ़ोगे, sin x का क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि अपने पास x की जगह क्या है, log x, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा 1/x प्लस 4। ऐसे ही cos क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, और फिर log x का करोगे तो 1/x। ये अपन ने अब पहले जो d/dx वगैरह जो लगा रहे थे उसके बजाय, क्योंकि अब अपने पास सिर्फ क्वेश्चन वैसे ही बड़े होते जा रहे हैं, तो अपन d/dx और लगाएं फिर एक स्टेप बढ़ाएं तो अपन देखेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए, क्योंकि अब अवकलन की लास्ट स्टेज है ये। इसके बाद फिर अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, रॉलेज एंड लैग्रांज थ्योरम आएंगी 5.8 में, और फिर अपनी अवकलन फिनिश हो जाएगी। तो इसलिए ये लास्ट वो है, तो आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो x y2 प्लस y1, अब देखो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, दोनों में से यदि अपन माइनस कॉमन ले लें तो देखो 3 cos log x, चाहे एक स्टेप वैसे रहने दो, चलो बाद में कर लेंगे, अपॉन x -4 साइन log x, और इसके अपॉन में भी x। तो देखो x फिर दोनों में एलसीएम आ रहा है, x का वज्र गुणा इधर कर देंगे अपन, तो देखो क्या होगा, ये x एलसीएम आ रहा है, x का वज्र गुणा इससे x से करोगे, चाहे एक स्टेप यहां पे और बढ़ा लो, x y2 प्लस y1 माइनस कॉमन ले लें और x अपन एलसीएम ले लें इसमें, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अपन ने क्या किया, x इसमें एलसीएम ले लिया। अब x का अब वज्र गुणा कर दो भाई इससे, तो देखो x² y2 प्लस फिर x का इससे गुणा करेंगे तो x y1। अब अपने पास इधर क्या बचता है भाई, इज इक्वल टू -3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अच्छा अब इक्वेशन नंबर 1 देखो अपनी, ये वाली ये रही, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x का मान क्या है, y। तो अपन यहां माइनस लगा हुआ है आगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, x² y2 प्लस x y1, और इसकी जगह अपन रख देंगे y, और अब y का कर दें अपन ट्रांसफर, तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आपसे सिद्ध करवाया है। देखो ध्यान से,
एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वही पुराना, कोई नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ नया आया है तो क्या आया है, d2y/dx² की जगह y2 और dy/dx की जगह y1, उसके अलावा नया कुछ नहीं है। देखो दोबारा, y = 3 cos log x + 4 sin log x, ये अपना क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, शुरू में कर रहे हैं पहली बार, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखो y का अवकलन होगा y1, ये 3 एज इट इज है, इसको पढ़ोगे आप cos x, और cos x का माइनस sin x, लेकिन यहां x नहीं है, क्या है log x, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x, जिसको अपन पहले डिफरेंशिएशन ऑफ log x लिखते थे, क्योंकि जब सवाल छोटे थे। अब अपन ने डायरेक्ट log x का अवकलन लिख दिया, प्लस ऐसे यहां 4, इसको पढ़ोगे sin x का cos log x, और फिर log x का करोगे तो 1/x। अब x दोनों में एलसीएम आ रहा है, देखो ये आ गया x एलसीएम, और इसका कर दिया अपन ने वज्र गुणा तो ये आ गया x y1 = -3 sin log x + 4 cos log x। अब इसमें देखो आप अगेन, क्योंकि अपने पास जो प्रूव करवा रहा है इसमें y2 का मतलब 2 बार अवकलन आ रहा है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये दो फलन गुणा में भाई x और y1, तो गुणा वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। तो देखो x y1 का अवकलन y2 प्लस y1 x का करोगे तो 1 = अब यहां पे फिर वापस 3 ऐसे कैसे, ये साइन का cos और log x का 1/x, 4 cos का माइनस साइन होता है और log x का फिर वही 1/x। अब दोनों में माइनस अपॉन में x आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लिया और x एलसीएम ले लिया, x का वज्र गुणा इससे x² y2 + y1 x y1, और माइनस दोनों में से कॉमन ले रखा है। ये अपन देखते हैं समीकरण 1, ये रही समीकरण शुरू वाली, इससे इसका मान क्या है y, ये एक तरीका। तो ये ज्यादातर टीचर्स आपको इसी तरह बताते हैं कि भाई इस तरह एक ही तरीका, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बता के चल रहा हूं। आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था। तो ज्यादातर क्या करते हैं टीचर, एक तरीका, क्योंकि बच्चों क्यों बेकार में खामखा सिर खपाया जाए, क्यों बेवजह टाइम वेस्ट किया जाए। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट प्रूव, ये तो हो गया डायरेक्ट प्रूव। बाई चांस आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे मत करिए, क्या करोगे आप, ये y1 निकाल दिया अपन ने, इसका फिर भाग वाली विधि से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, वैसे y2 भाग वाली विधि से कर सकते हो आप, इससे y2 निकाल दो, ये तरीका तो अलग है, y2 निकाल दो, और फिर बाद में ये LHS ले लो, ये LHS, ये इसमें आप y2 का मान रखो, y1 का मान रखो और y का मान रखो, आप देखोगे सारी वैल्यूज कट जाएंगी और 0 आ जाएगा वो। तो अपन लिख देंगे LHS = RHS। इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं यदि आपको डायरेक्ट प्रूव करने में समस्या आती है तो नोट करिए ये, और कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। अब अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है, पहले मैं क्वेश्चन लिखा दूं, यदि y = a e⁻mx + b e⁻nx, तो दर्शाइए कि d2y/dx² - m + n
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये अपने को प्रूव करना है। अब अपने पास वही y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स क्वेश्चन ले लिया अपन ने। अब इससे ये चीज लेके आनी है। लेने के दो तरीके मैंने आपको फिर बताया। अब अपने पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब dy अपॉन डी एक्स के रूप में है तो अपन dy अपॉन डी एक्स के रूप में लिख देंगे। तो देखो y का dy अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर mx, और b भी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर nx। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, आपको पता है e की पावर mx, e की पावर x पढ़ेंगे e की पावर x, लेकिन mx का अवकलन होगा m इंटू 1। ध्यान से देखना, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ mx है और mx का m इंटू 1। ऐसे ही b, e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का करोगे तो n इंटू 1, वो तो करना पड़ेगा अपने को। तो अपने पास क्या आ गया भाई, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसको अपन डायरेक्ट उससे कर लेते हैं LHS RHS से, चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का वही डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए एम कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर एम एक्स, और यहाँ बी एन कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर एन एक्स। आप कहोगे सर किसी में आप लगा देते हो किसी में नहीं लगाते, जो सवाल अपने को थोड़ा छोटा दिखता है उसमें लगाने में बुराई नहीं है। जो सवाल क्वेश्चन अपने आप ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है तो उसमें अपन नहीं लगाएंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, और इसका एम एक्स का करोगे तो एम इंटू 1। ऐसे ही बी एन ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का करोगे तो एन इंटू 1, एन एक्स का करोगे तो एन इंटू 1। तो अपने पास क्या आ जाता है भाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और इसको नंबर दे देते हैं अपन 3। देखो ध्यान से, ये y इज इक्वल टू ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टू वाई अपॉन। अब अपन क्या करते हैं, इसका LHS ले ले, LHS डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। ये अपन ने इसका LHS ले लिया। अब अपन देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। डी टू वाई, अब यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी मान रखेंगे अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का ये रहा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। अब समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स का रख देंगे, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, और फिर समीकरण 1 से y का रख देंगे प्लस एम एन, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो क्या आ गया अपने पास भाई, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस, अच्छा अब इनका गुणा कर दो भाई, एम का गुणा करते हैं पहले, तो इसमें ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स
और m का इससे गुणा करते हैं तो माइनस का bmn e की पावर nx। ध्यान से देखना, गुणा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे अपन। अब n का गुणा कर लो इन दोनों से, माइनस amn e की पावर mx, और फिर n का इससे गुणा करोगे तो माइनस bn स्क्वायर e की पावर nx। गुणा किया है साधारण, जैसा अपन सिंपल गुणा करते हैं वैसा ही। अच्छा, अब इनका गुणा कर लो, प्लस amn e की पावर mx और प्लस bmn e की पावर nx। तो अब आप देखो, am स्क्वायर e की पावर mx, am स्क्वायर e की पावर mx, bn स्क्वायर e की पावर nx, bn स्क्वायर e की पावर nx, bmn e की पावर nx, bmn e की पावर nx, amn e की पावर mx, amn e की पावर mx। अपने पास इज इक्वल टू 0, और यही अपना क्या है, RHS, हैंस प्रूव्ड। ये तो अपन ने LHS और RHS से कर दिया। अब यदि आप समीकरण 1, 2, 3 का उपयोग करके डायरेक्ट सिद्ध करना चाहोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि उस तरह पिछले सवाल की तरह सीधा सीधा आ जाएगा। इन समीकरणों में अपने को कुछ ना कुछ संख्याएं गुणा करनी पड़ेंगी, जिससे अपने पास अपनी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसको अपन कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन। तब अपने पास वो जो ये वैल्यू है, ये वाली, ये सीधी की सीधी भी आ जाएगी। तो उसके बजाय ये ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैंने आपको बताया दोनों तरीके से कैसे भी करो आप, तो आप ये नोट कर सकते हो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल टू e की पावर 500 e की पावर 7x, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ये अपने को प्रूव करना है। तो मैंने आपको फिर बताया कि एक तरीका तो अपने पास वही है, तो y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप अवकलन में परफेक्ट हो गए, तो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अवकलन में परफेक्ट हो गए तो समाकलन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। और इन दोनों में परफेक्ट होने के लिए अपने को 11th की त्रिकोणमिति के फॉर्मूले और साथ में 12th के इनवर्स वाले फॉर्मूले दोनों आपको याद होने कंपलसरी हैं। नहीं तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे बिना ट्रिग्नोमेट्री के।
तो इसलिए मैं आपको फिर बार बार एक चीज़, पहले भी मैं आपको कई वीडियोज़ में ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब अपने पास जो हमारा अवकलन जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है, वो फिनिश होने वाला है। वैसे अभी 5.8 और विविध हैं, लेकिन हैं वो अवकलन जो अपने पास वही चीज़ें हैं, सिर्फ 5.8 एक अलग है। अवकलनीयता संततता का यूज है उसमें, वो टॉपिक अवकलन से थोड़ा सा है, अवकलन का ही, लेकिन अवकलन से थोड़ा हटके, यानी कि डायरेक्ट अवकलन नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग अवकलन में परफेक्ट होने के साथ साथ त्रिकोणमिति और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के दोनों में आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ध्यान रखना, अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि अपने पास कहीं पे cos 3t का फॉर्मूला आ रहा है, कहीं sin 3t का कॉमन फॉर्मूला काम में आ रहा है, कहीं cos 2t का फॉर्मूला काम में आ रहा है, कहीं sin 2t का फॉर्मूला काम में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, उतना ही उसके बाद अवकलन और अवकलन के बाद समाकलन। ये समझ लो इन तीनों में इनका आपस में एक दूसरे से, भाई ट्रिग्नोमेट्री है उसका अवकलन में भी यूज है और ट्रिग्नोमेट्री का समाकलन में भी यूज है और अवकलन का समाकलन में यूज है। तो बताओ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए और इसीलिए मैंने ये चीजें एक साथ ली हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग अपन ने किससे की थी? ट्रिग्नोमेट्री से। उसी में फिर अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जोड़ दिए और उसके तुरंत बाद में अवकलन में ले आया, क्योंकि अपने पास एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। और अब इसके बाद जो बचेंगी भाई, अपने पास कैलकुलस से संबंधित 5 एक्सरसाइज है अपने पास, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ये जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज आपकी बचेंगी वो फिर अलग अलग है, डिफरेंट है सबका। कोई 3D है, कोई वेक्टर है, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग है, कहीं प्रोबेबिलिटी है, स्टार्टिंग में रिलेशन एंड फंक्शंस हैं, फिर वह उसके बाद 3 एक्सरसाइज और थोड़ी थोड़ी सी एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, जिसमें अपने पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स होंगे 2 एक्सरसाइज, तीसरी और चौथी, वो जरूर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ें एक साथ में ली हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और उसके बाद इंटीग्रेशन। तो अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y = 500 e की पावर 7x + 600 e की पावर -7x। तो अब आप ध्यान से देखो, 500 भी कांस्टेंट है, 7 - 7 600 सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो अपन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो प्रूव करवा रहा है उस पर जरूर ध्यान दे लिया करो कि उसमें y1 है, y2 है, d2y/dx² है या dy/dx है, वो चीज, या y' है, y" है। तो वही d2y अपन है तो dy/dx। 500 डिफरेंशिएशन ऑफ, छोटा है इसलिए मैं इसको अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो अपन जनरली 600 डिफरेंशिएशन ऑफ। तो अब देखो 500 e की पावर 7x का e की पावर x, लेकिन 7x का करोगे तो 7 × 1। ऐसे ही 600 e की पावर -7x का e की पावर -7x, लेकिन इसका करोगे तो -7 × 1। भाई -7x का भी तो करना पड़ेगा, -7x का क्या हो जाएगा? -7 × 1। dy/dx = वैसे मैं आपको एक सलाह दे देता हूं थोड़ी सी, ये 7 का, ये जो 7 है इनका गुणा इन 500 और 600 से मत करना, वरना ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अपन देखते हैं दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, वैसे भी अपने को 49y प्रूव करना है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7। इसको बाहर निकाल दो, बाकी का अंदर पड़ा रहने दो। अपन ने 7 ले लिया बाहर, अंदर बच गया 500 e की पावर 7x
और -600 e की पावर -7x। क्या किया हमने? 7 को बाहर ले लिया, चिन्ह भी अंदर ही है। अब आप कहोगे सर ऐसा करने से क्या फायदा? क्योंकि यदि आप इनको गुणा करते तो फिर कॉमन लेने में बड़ी संख्या है भाई। ये 7 पंजो 35 हो जाती है, 7 सिंह 42, एक बार और करेंगे तो फिर 7 7 का गुणा होगा। तो इसके बजाय अपन 7 बाहर ही निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरत भी अपने को बाहर ही है उसकी। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx स्क्वायर 7। अच्छा, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर 7x का वो लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x, ध्यान से देखना, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का करोगे तो 7 इंटू 1 -600। फिर वही e की पावर -7x, e की पावर -7x का, और -7x का करोगे तो -7 इंटू 1, -7x का करोगे तो -7 इंटू 1। तो अपने पास क्या आ गया भाई? फिर दोबारा देखो 7 कॉमन आ रहा है, अगेन दोनों में 7, और 7 7 कितना हो जाता है ये? 49, यानी कि 49, 7 49। तो क्या बच गया अपने पास? ये 500 e की पावर 7x। ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 600 e की पावर -7x। आप देख रहे हो, ये आपकी इक्वेशन नंबर, यदि इसको 1 दे दें अपन, तो समीकरण 1 से ये मान y का है। देखो ध्यान से, समीकरण 1 से d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और इसकी जगह y। और आप देख रहे हो, आपसे यही प्रूव करवाया है, हैंस प्रूव। जब अपन से आंसर निकलवाता तो आंसर के रूप में तो फिर अपन यही छोड़ते, क्योंकि वहां पे अपन, क्योंकि जब प्रूव करवाता है तो वहां प्रूव करने वाला अपने को पता होता है कि किसकी जगह क्या पुट करना है, और अपन से वो कह देता है कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करो, इसका द्वितीय क्रम का अवकलज। तो फिर आप ये प्रूव ये नहीं करोगे, कहीं ऐसा कर दो आप, पिछले सवाल अपने पास जो आए हैं जिनमें द्वितीय क्रम का अवकलज, तो वहां पे अपन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट सिर्फ वहीं करेंगे जहां अपन से वो प्रूव करवाएगा। वरना यदि ये प्रूव नहीं करवाता तो अपना उत्तर कौन सा होता? ये उत्तर होता अपना भाई। यदि बाई चांस ये प्रूव नहीं करवाता और y बराबर ये कहता और हमसे कहता कि भाई इसका द्वितीय क्रम का अवकलज ज्ञात करो, तो ये हमारा ये वाला आंसर होता है, ये वाला। समझ रहे हो ना? ये नहीं होता। अब चूंकि प्रूव करवाया है उसने, तो अपने को इसमें मान रखना पड़ा, कहां से? समीकरण 1 से। अब ये प्रूव हो गया। देखो ध्यान से, मैं समझता हूं समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, अभी अपन थोड़ा थोड़ा आराम से चल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं होते हो तब तक ज़्यादा स्पीड से चलने में फ़ायदा नहीं। फिर दूसरे नंबर में, आप में से सभी तो इतने इंटेलिजेंट होते नहीं हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, तो ध्यान सभी का रखना पड़ता है। इसलिए आप लोग ये दिमाग में मत रखना कि यार सर तो 5-7 क्वेश्चन से ज़्यादा 6-7 5 या 6 या 4 या इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि अपने को सभी का ध्यान रखना है। मैं मानता हूँ जो इंटेलिजेंट लड़के हैं, ब्रिलियंट हैं, वो निश्चित रूप से उनको मैटर ज़्यादा चाहिए, लेकिन अब चूंकि सबको यदि एक साथ नहीं लेके चलेंगे तो वो पीछे वाले फिर ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग दिमाग में ये ना रखें, अपना कोर्स टाइम से हो जाएगा। कोर्स के प्रति आपके मन में किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 अपना देखो, ये कहता है यदि e की पावर y
एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो दर्शाइए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। e की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो अपने को ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि भाई ये है। तो अब आप देखो e की पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसको समीकरण नंबर 1 शुरू में दे दिया करो, चाहे बाद में दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब e की पावर y को स्टेबल कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन को स्टेबल कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वन। गुणा वाली विधि है, ध्यान से देखो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वन। अब अपने पास देखो e की पावर y x प्लस वन का अवकलन, x का एक और एक का करोगे तो 0 प्लस x प्लस वन, e की पावर y क्या करोगे, e की पावर y और y का अपने पास dy अपॉन डी एक्स और एक का करोगे तो 0। तो देखो e की पावर y प्लस x प्लस वन इंटू ई की पावर y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे अपन इक्वेशन, क्योंकि अपने पास देखो यहां पे अवकलन करोगे इसका, ये और बड़ा होता चला जाएगा, तो अपन को तो चूंकि ये सिर्फ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये प्रूव करनी है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये देखो समीकरण 1 से e की पावर y x प्लस वन इसका मान 1 है, तो समीकरण 1 से यहां लिखेंगे अपन, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में किसका मान रखें, समीकरण 1 में e की पावर y x प्लस वन इसका मान 1 है, तो देखो आप e की पावर y प्लस x प्लस वन e की पावर y इसकी जगह अपन 1 रख देंगे 1 और इनटू में dy अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब आप देखो ये अपने पास बिल्कुल छोटा सा बन गया, क्या बन गया, e की पावर y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन जो प्रूव करवा रहा है, इसको नंबर दे दो आप 3, लेकिन जो प्रूव करवा रहा है वो d2y, यानी कि एक बार अवकलन और करना है अपने को, तो फिर अपन लिखेंगे यहां अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब आप देखो e की पावर y का e की पावर y और y का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स प्लस, देखो ध्यान से, e की पावर y का e की पावर y और y का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स का करोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो समीकरण 3 से e की पावर y का मान रखने पर, इसका भी नंबर देना चाहो तो नंबर दे दो 4 में रखने पर, मान 4 में रखने पर, और नहीं देना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 में रखने पर। तो अब अपने पास e की पावर y का मान समीकरण 3 से क्या है, e की पावर y का मान माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां रख दो भाई, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और पहले से ही डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है ही, और प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, समीकरण 3 से e की पावर y की वैल्यू निकाल दी अपन ने माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको यहां रख दिया, तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखो माइनस, ये तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और ये बन गया आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ही। अब इसका ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
यही अपन से उसने सिद्ध करवाया है, हैंस प्रूव्ड। देखो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे एक बार और रिपीट कर दूं, दो फलन है गुणा में, e की पावर y को स्टेबल x+1 का अवकलन, x+1 को स्टेबल e की पावर y का। अब अपने पास e की पावर y स्टेबल है, x का 1 का 0, x+1 स्टेबल है, e की पावर y का e की पावर y और y का dy/dx, और 1 का करोगे तो 0। e की पावर y x+1 ये एज आ गया, समीकरण नंबर 2 दे दी। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण 1 से किसका मान है, e की पावर y x+1, इसका मान 1 है, यहां रख दिया अपन ने समीकरण 2 में 1 ये रख दिया इंटू dy/dx, तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। इसका फिर अगेन अवकलन कर दिया अपन ने, अगेन डिफरेंस। अब e की पावर y, समीकरण 3 से e की पावर y का मान निकाल दिया -dy/dx और ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज का आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17, नोट करो ये। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी प्रूव करवा रहा है, ये भी कह रहा है यदि y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि x² + 1 का होल स्क्वायर y2, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x × x² + 1 प्लस 2x × x² + 1 y1 और इज इक्वल टू 2, ये अपने को प्रूव करना है। इनवर्स फंक्शन अवकलन आपको याद होना चाहिए, मैं आपको पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि आपको इनवर्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स और विदाउट इनवर्स, दोनों सिंपल फलन, दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं है तो मैं समझता हूँ आप लोगों को परेशानी आती ही रहेगी। तो इसलिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों ही फलनों पे ध्यान दें। ये y = ये अपने को एक फलन दे रखा है और इसकी सहायता से अब देखो यहाँ पे फिर y2 और y1 दे दिया, यानी कि जो अवकलन है y का उसको dy/dx की जगह अपन y1 से लिखेंगे और d2y/dx² को y2 से, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का y1। अच्छा ये देखो मैं आपको अवकलन में काफ़ी बार अपन कर चुके हैं, इसको आप x² पढ़ोगे, tan इनवर्स को भूल जाओ, tan इनवर्स नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है x²। इसको जब x² पढ़ेंगे अपन तो x² का अवकलन क्या होता है 2x, 2x की जगह लेकिन tan इनवर्स x है। अब यदि ये x होता जब तो 2x पे ही अपना फिनिश हो जाता, लेकिन हम देखते हैं x की जगह tan इनवर्स है, तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ध्यान से देखो, सरल है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, कई बार आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कहीं पे भी आपको, देखो क्या किया है अपन ने, अपन अवकलन कितने ही अवकलन कर चुके, जैसे अपने को cos² x है, इसका अवकलन करना है अपने को, तो क्या पढ़ोगे इसको, पहले इसको x² पढ़ते हैं अपन, तो यानी कि 2 पावर आगे आ जाती है और cos की 1 पावर घट जाएगी तो 2 cos x, और अगले स्टेप में फिर अपन cos का करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। तो वही अपन ने यहां किया है, tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 आगे आ गया 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का अवकलन। तो अब देखो y1 = 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन आप सभी जानते हो 1/1 + x²। यदि अभी भी आपको याद नहीं हुआ तो याद कर लो, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
अब इसके अपॉन में अपन 1 मानते हुए वज्र गुणा कर दें इसका, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से, इसका अपन ने क्या कर दिया, वज्र गुणा। यदि वज्र गुणा नहीं करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भाग वाली विधि अपनानी पड़ेगी, और भाग वाली विधि थोड़ी सी बजाय औरों के गुणा वाली विधि की बजाय थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसमें गुणा वाली विधि अप्लाई हो जाएगी। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखो ये दो फलन है गुणा में, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक y1, तो गुणा वाला मेथड काम आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्टेबल कर देते हैं और y1 का अवकलन y2 प्लस, अब y1 को स्टेबल कर देते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान से देखना, गुणा में दो फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्टेबल किया, y1 का अवकलन y2 होता है प्लस, अब y1 को स्टेबल किया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू, और ये 2 कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, और tan इनवर्स x का अवकलन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये 2x y1 और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर इसका वज्र गुणा कर दो, क्या कर दोगे, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो क्या आ जाएगा इसका, इससे करेंगे अपन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, और इससे करोगे तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और इज इक्वल टू 2। यही अपने को छोटा सा है, देखो आप देख रहे हो कि उन सवालों से काफी छोटा है, लेकिन पेपरों में कई बार आया है, तो पेपर के लिहाज से 5.5, उसके बाद में 5.7, वैसे कहीं से भी आ सकता है, ये मत सोचना। अब ये गणित है और गणित में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो कहीं से भी उठा के रख देते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इनमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वो है और ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं 5, 6, 7 में से। तो यहाँ पे अपनी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसके बाद अपने पास आती है मध्यमान प्रमेय। क्या आती है, मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय क्या होती है अपनी, चलो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, कल उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, नोट कर लिया होगा, मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इंग्लिश का अपने आप में महत्व है, क्योंकि यहाँ से आगे जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको जो अच्छे राइटर्स की जो बुक हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश में मिलेंगी। तो इसलिए, और विशेषकर आप जब टेक्निकल साइड में हायर स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको हिंदी नाम की कोई चीज़ मिलेगी नहीं। तो अभी से ही अपनी जो आपकी वोकेबुलरी है, डिक्शनरी है, मीनिंग्स हैं, उनको अभी से ही परफेक्ट करना, यानी कि अपनी जो खुद की लैंग्वेज है, मैं तो अक्सर बच्चों से कहता रहता हूँ कि अपनी लैंग्वेज को खिचड़ी लैंग्वेज बना दो। खिचड़ी का मतलब भाई जिसमें दाल चावल सभी चीज़ मौजूद हों, और लैंग्वेज खिचड़ी हिंदी इंग्लिश उर्दू सभी शब्दों का जिसमें इस्तेमाल किया जाता हो, तो लैंग्वेज भाषा अपनी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए इंग्लिश शब्दों का जरूर निश्चित रूप से ध्यान रखें कि किसका मतलब क्या है। तो मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, इसमें अपने पास दो हैं। एक तो है रॉलेज थ्योरम,
रॉलेज थ्योरम, इसको हम रोले का प्रमेय कहते हैं, रोले का प्रमेय। और दूसरा है हमारा लैग्रांज, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान मत देना, हो सकता है बाई चांस एक आध शब्द में कुछ गड़बड़ी हो। लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय को हम मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, ध्यान रखना। लैग्रांज प्रमेय को हम मध्यमान प्रमेय भी, रोले प्रमेय वैसे तो दोनों को मिला के मध्यमान प्रमेय कहते हैं, लेकिन जनरल उसमें कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कि जब लिखा गया स्पष्ट रोले प्रमेय सत्यापित करो तो रोले करनी है, जब लिखा गया लैग्रांज प्रमेय सत्यापित करो तो करनी है। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया मध्यमान प्रमेय सत्यापित करो, तो वहां पे मध्यमान का मतलब ये नहीं है दोनों हैं, वहां पे मध्यमान का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैग्रांज प्रमेय है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास ये दोनों के दोनों मिलकर ही मध्यमान प्रमेय बनाती हैं, लेकिन इसको स्पेशली लैग्रांज जो थ्योरम है उसको इसने स्पेशली मध्यमान प्रमेय कह दिया है। तो इसलिए ये दो अपने पास थ्योरम्स हैं। अब इनके कंटेंट्स क्या क्या हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, लिखेंगे कल अपन। आपको याद होगा, मैं आपको उसमें क्या कहते हैं, अंतरालों में मैं आपको वो समझा रहा था, वैल्यू रखना कि भाई अपन मान कैसे समझें कि भाई इस बड़े कोष्टक में कोई वैल्यू रखी है, इस छोटे कोष्टक में कोई वैल्यू रखी है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे वैसे तो आपको पता है इसको अपन क्या क्या बोलते हैं, इस बड़े कोष्टक वाले को क्लोज्ड, इंग्लिश में क्लोज इंटरवल बोलते हैं अपन इसको, या संवृत भी बोल देते हैं। और बंद भी बोल देते हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज नहीं हो। इंग्लिश में क्लोज्ड बोल देंगे, वैसे संवृत बोल देंगे या बंद बोल देंगे, और अपनी देसी भाषा में बड़ा कोष्टक बोल देंगे। भाई देसी भाषा का मतलब जो अपन 5, 6, 7वीं 8वीं से कोष्टक पढ़ते आ रहे हैं, वहां इनको क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, ऊपर एक रेखा और आती है उसको रेखा बंधनी कहते थे। तो ये अपनी जो पुरानी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब बात आती है रियल नंबर्स की, किसकी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं की, और वास्तविक संख्याओं में जब गैप की बात आती है, इंटरवल की बात आती है, तो वहां पे इनके नाम, ये क्लोज्ड है। अब इसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको विवृत भी बोलते हैं, विवृत, और इसको खुला भी बोलते हैं, खुला अंतराल। अब आप कहोगे सर दिखने में तो ये खुला है ही नहीं, खुला क्यों बोला जाता है इसको। तो बच्चों आपको यदि 11th में थोड़ी बहुत इसके बारे में, कोष्टकों के बारे में समझाया हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो छोटा कोष्टक ए बी है, इसको ऐसे बड़े कोष्टक को उल्टा लिख के भी ऐसे, देखो ध्यान से, ये छोटा कोष्टक ए बी है, इसको बड़ा कोष्टक उल्टा ए बी में लिखते हैं, तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। इसको क्लोज क्योंकि ये बंद है, और इसको ओपन क्योंकि ये खुला है, और इसको अपन छोटे कोष्टक में भी डिनोट कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा 11th में, आपको यदि बताया होगा तो आपने 4 प्रकार के कोष्टक पढ़े होंगे, इस तरह से बड़ा, ये छोटा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और फिर ये पढ़ा होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और एक और पढ़ा होगा आपको मजला। तो मैंने आपको ये इसलिए बताए हैं क्योंकि इनको अपन ओपन इंटरवल जो कहने का कारण है वो यही है कि ये बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, ओपन इंटरवल कहा जाता है। अच्छा, इनकी जो वैल्यूज हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार आज फिर रिपीट कर देता हूं।
बड़ा कोष्टक ए बी, इसका मतलब है कि हमारा मान ए के बराबर या उससे बड़ा लेकिन बी के बराबर या उससे फिर छोटा है। यदि x बिलोंग्स टू ए बी हो तब हमारे पास ये बीजगणितीय फॉर्म कहलाती है भाई। कौन सी? एल्जेब्रिक फॉर्म, यानी कि बीजगणितीय फॉर्म। यदि इसमें ए बी हो तो इसका मतलब होता है ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी के मध्य में है, ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ए बी जिधर बड़ा कोष्टक क्लोज्ड है, बंद है, उधर इक्वल आ जाएगा और बाकी दूसरी तरफ विदाउट, लेस ओनली। ऐसे ही जिधर बड़ा कोष्टक क्लोज्ड है उधर इक्वल आएगा, बाकी बिना इक्वल के। और ये लास्ट अपना बच रहा है मजला कोष्टक। क्या बच रहा है? मजला कोष्टक। इसमें अपने पास ए बी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि x का मान a है या फिर x का मान b है, x का मान a और x का मान b, यानी कि इसमें अपने पास ऐसी और कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये कोष्टक आप लोगों ने हो सकता है आपको पढ़ाए हों या नहीं पढ़ाए हों, ये तो आप देख लेना, और कोई कन्फ्यूजन रहे किसी तरह का तो वो पूछ लेना। वैसे फिर अपन एक आध बार फिर रिपीट कर लेंगे इनको जहाँ जरूरत पड़ेगी। कल अपन ये दो थ्योरम पढ़ेंगे, रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम, जिसमें दोनों के अपने पास 5.8 है। अब एक बार आप वो जरूर रिपीट करिए आना, मैंने आपको अवकलनीय उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ फलन संतत होते हैं, हमेशा संतत, और कुछ फलन हमेशा अवकलनीय होते हैं। वो मैंने आपको कुछ लिखा रखा है, तो वो एक बार पढ़ के आ जाना कल, जिससे आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ आज अपनी क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।